डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स में इकोसिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे। इकोसिस्टम क्या होता है ना। तो इकोसिस्टम हम लोग सभी जानते हैं कि अर्थ जो है, इस अर्थ में बहुत सारे जीव रहते हैं, है ना। पूरा जो बायोस्फीयर जो है, बायोस्फीयर यानी वो ऐसा पृथ्वी का वो हिस्सा जहाँ पर जीव रहता है। जीव में क्या होगा, फ्लोरा एंड फ्यूना दोनों होगा, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों होंगे। और ये प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट के साथ एक अंतःक्रिया करते हैं, है ना। जितने भी जीव हैं, चाहे पौधे और जो जंतु जो हैं, वो वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं और वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए वो एक प्रकार के तंत्र का निर्माण कर लेते हैं, है ना। यानी जब एनवायरनमेंट में फ्लोरा एंड फ्यूना होगा, वो एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके जिस सिस्टम को बनाते हैं उसी सिस्टम को हम इकोसिस्टम, है ना। इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र क्या होगा, जैसे चारों तरफ उसका एनवायरनमेंट है जीव का, वो उसी एनवायरनमेंट के साथ एक सिस्टम बना रहा है, उसी के साथ वो इंटरेक्शन कर रहा है, ठीक है। वो सिस्टम इकोसिस्टम कहलाएगा। तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी, कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम हो गया किसी भी क्षेत्र में प्लांट्स, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट, यानी कहीं भी कोई रह रहा है तो वो हम, जैसे मैं यहाँ की बात करूँ तो आप और मैं और जो चारों तरफ का एनवायरनमेंट है वो हमारा एक सिस्टम बनाता है। तो इकोसिस्टम का मतलब हो गया जहाँ पर प्लांट, एनिमल्स और एनवायरनमेंट मिलकर एक सम्मिलित रूप से एक इंटीग्रेटेड आपस में इंटरेक्शन के साथ एक इंटीग्रेटेड जिस सिस्टम को निर्माण करते हैं उसी सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब एक इकोसिस्टम जो है वो वर्ड इंग्लिश का वर्ड है इको प्लस सिस्टम, है ना। तो इको का मतलब हो गया एनवायरनमेंट एंड सिस्टम हो गया, सिस्टम मतलब इंटरैक्टिंग। इंटरैक्टिंग किसके साथ इंटरैक्ट करेगा, जो जीव है, जो पादप है और जो जंतु है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करेगा, उसको कहेंगे, इसलिए ये इंटरैक्टिंग हो गया। दूसरा है इंटरडिपेंडेंट, यानी वो एक दूसरे के साथ, ऐसा नहीं है कि एक चीज है तो दूसरी उसके बिना चल जाएगी, दोनों के साथ वो एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट भी है। तो इकोसिस्टम का कंप्लीट फॉर्म क्या हो गया, वो एक एनवायरनमेंट के साथ इन दोनों का, प्लांट्स और एनिमल्स का एनवायरनमेंट के साथ ऐसा इंटरैक्टिंग और इंटरडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है जिस सिस्टम में वो एक दूसरे अपने आप को मतलब अपने आप को अडैप्ट कर लेते हैं और वहां पर रहते हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन होगी कि इकोसिस्टम में किसी भी क्षेत्र में प्लांट्स, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट सम्मिलित रूप से जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसको इकोसिस्टम कहते हैं। अब ये जो सिस्टम बन गया, उसी सिस्टम में एक प्रकार की वो एक बायो एनर्जेटिक अप्रोच है। बायो एनर्जेटिक का मतलब है ये दूसरे जो साथ रह रहे हैं तो उसमें क्या क्या हो रहा है, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो इंटरेक्शन से वो क्या होगा, उनमें एनर्जी का फ्लो भी होगा, उनमें फूड चेन बनेगी, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे, फूड चेन बनेगी, उसके साथ साथ एनर्जी फ्लो जो होगा वो डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल पर होगा। मतलब जैसे हम कहते हैं कि ग्रीन प्लांट्स ही जो होंगे वो सारे पूरे संसार में ऑटोट्रॉपिक कौन है, प्लांट्स। ये प्लांट्स हम सभी पर, हम सब डिपेंडेंट इस पर है, प्लांट्स पर। तो प्लांट में क्या है, प्लांट प्रोड्यूसर्स हो गए, उनसे एनर्जी फॉर्म हुई, वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा फूड का निर्माण करते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक है। अब उसी फूड का एनर्जी फ्लो के रूप में ट्रांसफर होता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स, कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। तो इस प्रकार से जो ये सिस्टम बनता है, इसमें एनर्जी फ्लो होता है, फूड चेन होती है, फूड वेब होता है और बायो एनर्जेटिक साइकिल्स भी चलते हैं। तो ये इतना, मतलब ये अपने आप से ऑटोमेटिक और इतना कॉम्प्लेक्स आपस में सिस्टम है जो अपने आप से नेचर भी चलता है, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं, एजी टेंसले ने सबसे पहले फर्स्ट टाइम इकोसिस्टम वर्ड दिया। इनके अनुसार इन्होंने यही डेफिनेशन दी कि फर्स्ट टाइम इन्होंने बताया कि एनवायरनमेंट में बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर का एग्रीगेशन होता है, वो एक दूसरे के साथ एकीकरण है, यानी वातावरण के जो अजैविक और जो जैविक कारक हो वो एक दूसरे के साथ एकीकृत हो जाते हैं, उनका एकीकरण होता है, उनका इंटीग्रेशन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स इन एनवायरनमेंट
उससे जो सिस्टम बनता है उसी सिस्टम को हम इकोसिस्टम। तो टेंसले ने फर्स्ट टाइम यूज किया था। ये आपके फर्स्ट 1 नंबर का जो ए टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसमें ये आता है कि इकोसिस्टम, हु कॉइन्ड दिस वर्ड? इकोसिस्टम कॉइन किसने सबसे पहले वर्ड को बनाया था, किसने यूज किया था? एजे टेंसले ने इन 1935। शायद मैंने गलत लिख दिया, 1935। ठीक है, उसके बाद आता है डिफरेंट इकोसिस्टम की डेफिनेशंस वो कई सारे अलग अलग सभी ने साइंटिस्ट ने इकोलॉजिस्ट ने दी। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू वुडबरी क्या कहते हैं? इकोसिस्टम एक अभिराम है। अभिराम मतलब रुका हुआ सिस्टम है जिसमें हैबिटेट, जिसमें आवास, प्लांट्स, एनिमल्स सभी की अन्योन्य क्रियाशील इकाई माना जाता है। एक अभिराम है जिसमें हैबिटेट मतलब आवास को, पौधे और जंतु सभी को अन्योन्य क्रियाशील इकाई, अन्योन्य यानी एनवायरनमेंट के साथ किसी आवास में रह रहे हैं। तो प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, है ना? आपस में किसी भी वातावरण में रहते हैं तो एनिमल उस प्लांट के, वहाँ के जो चारों तरफ के एनवायरनमेंट के साथ फ्लोरा एंड फ्यूना जो है वो एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रियाशील इकाई है। अन्योन्य क्रियाशील इकाई है जिसमें एक घटक की ऊर्जा, जैसे एक कोई भी काम, जैसे प्रोड्यूसर या कंज्यूमर की ऊर्जा होती है, पदार्थों का प्रभाव दूसरे घटक के अंदर बाहर होता है। यानी प्रोड्यूसर्स अगर खाना बना लेते हैं, प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं? सनलाइट को, लाइट एनर्जी को यूज करते हैं, उसको वो केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं, है ना? उस एनर्जी का उसमें क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस। वास्तव में डेफिनेशन बोले तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या होगी? प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की क्रिया करके लाइट की प्रेजेंस में, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल है, तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और क्रिया करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। और ये ग्लूकोज ही जो है वो हम कहते हैं ना खाने को चबा कर करते हैं, तो हमारे रोटी का 32 बार कहते हैं चबाना चाहिए। तो 32 बार चबाएंगे तो इतनी बार चबा लिया हमने, उन फूड पार्टिकल्स को इतने बार तोड़ दिया, जो माइक्रोमोलिक्यूल्स थे उनको इतनी बार तोड़ दिया पॉलीसैकेराइड्स को कि वो मोनोसैकेराइड ग्लूकोज में चेंज हो गया, इसलिए आपको रोटी का स्वाद मीठा बातों। तो प्रोड्यूसर्स ने फूड बनाया और उसी फूड का ट्रांसफर कंज्यूमर्स में हुआ, किस फॉर्म में? तो यही बात है, एक घटक की ऊर्जा होगी, उसकी एनर्जी और उसके पदार्थों का, उसकी एनर्जी भी चेंज हुई और जो उससे फूड बना उसका प्रवाह दूसरे घटक के अंदर हो गया, है ना? तो अब जब अपन एनर्जी फ्लो पढ़ेंगे कि एनर्जी फ्लो जो होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल है ना? कि ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो उल्टा कभी नहीं चलता। हर बार प्रोड्यूसर्स खाना बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स में जाएंगे, कंज्यूमर में भी वो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। तो एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल है हर बार, क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स जो होते हैं यही ऑटोट्रॉप्स हैं, ये खाना बनाएंगे और उसी एनर्जी का फ्लो दूसरों के अंदर और बाहर होगा। कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर ले लेगा, अब उस एनर्जी को प्रोड्यूसर्स ने लिया, उसका वो कुछ पोर्शन ज्यादा का 90% तो उनका हीट और डिफरेंट रेस्पिरेशन में हीट में निकल गया, बाकी उन्हें ऊर्जा का 10 का नियम भी यहाँ पर आएगा कि कुछ एनर्जी का 10% ही वो यूज करते हैं और बाकी वो खराब होगी एनर्जी फॉर्म में या रेस्पिरेशन से निकल गई। अब उस 10 का आगे किसको गया? कंज्यूमर। अब उस कंज्यूमर भी अपने उसका 10% यूज करेंगे, बाकी उनकी भी हीट फॉर्म में, एनर्जी फॉर्म में। तो इसलिए जब आपको जो एनर्जी फ्लो बताएगी तो बताएगी कि उसमें क्या होता है कि जैसे वो पाइपलाइन सिस्टम है, पाइप चौड़ा था, ऐसे छोटा हुआ। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है वो 10 के नियम के अनुसार इतनी एनर्जी आ रही है, लाइट एनर्जी का केवल 1% पार्ट ही प्लांट ले रहे हैं, उस 1% का इतना एनर्जी बनी। समझ में आ गया? तो वुडबरी क्या कहते हैं? इकोसिस्टम एक अभिराम है जिसमें हैबिटेट, जिसमें आवास, पौधे और जंतु सभी को अन्योन्य क्रियाशील इकाई माना। ये सब एक अपने आप में एक इंटरैक्टिंग यूनिट है, ठीक है? जिसमें एक घटक की ऊर्जा, जिसमें किसी एक की, जैसे प्रोड्यूसर्स की माने तो उसकी एनर्जी का और उसके मिनरल्स का ट्रांसफर, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। मिनरल्स क्या है? जो मिनरल जो है यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए, है ना? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ग्लूकोज का ट्रांसफर हो रहा है दूसरी जगह।
अब उससे फिर एनर्जी आपकी आएगी, प्रोड्यूसर्स की आएगी, प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर में आएगी, कंज्यूमर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। जब ये टर्शरी कंज्यूमर्स तक आ गई तो जब इनकी डेथ हो गई, डेथ के बाद ये मिट्टी में चले गए, तो वहां पर भी एक फूड चेन का एक पार्ट हो रहा है, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर उनकी पूरा कंपाउंड डिकम्पोजिंग करते हैं, उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चेंज करते हैं, और वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिनरल फॉर्म में मिलता है, फिर मिनरल का वापस फ्लो होता है, उसको हम बायो एनर्जेटिक साइकिल, जैसे नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल और हाइड्रोजन साइकिल। आगे समझ में? तो अपने वुड बेरी की डेफिनेशन होगी। दूसरा, अकॉर्डिंग टू ओडम, ओडम क्या कहते हैं? ओडम कहते हैं इकोसिस्टम ऐसे जीवों और उनके एनवायरनमेंट की आधारभूत क्रियात्मक इकाई है। यानी इकोसिस्टम जो है वो क्या है? एनवायरनमेंट की, जीवों और एनवायरनमेंट, यानी हर एक को एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्टिंग करेंगे जीव, तो जीव और एनवायरनमेंट की एक बेसिक फंक्शनल यूनिट है जो दूसरे पारिस्थितिकी तंत्रों से तथा अपने अवयवों के मध्य निरंतर अंतरक्रिया करते रहते। यानी जो ये हर एक प्रकार का जो ये अपने आप ही इंटरएक्टिव इकाई है। एनवायरनमेंट में जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो अपने आप में बेसिक फंक्शनल यूनिट है, और उन्हीं का ही ट्रांसफर आपस में होता रहता है, उनकी ही पदार्थों का ट्रांसफर उनके अवयवों के बीच में होता है। आगे समझ में? तो ये दो डेफिनेशन अपनी आएंगी। फिर उसके बाद था काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हम दो पार्ट्स में बांट देते हैं कि एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम है, हमने हमारा कोई मैन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो, अपने आप से नेचर ने दी, वो नेचुरल इकोसिस्टम कहलाएगा। और दूसरा है आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम। तो दो प्रकार के इकोसिस्टम हो गए। नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जो प्रकृति का ही सिस्टम है, प्राकृतिक सिस्टम, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में। और दूसरा होता है आर्टिफिशियल, जो मनुष्य ने बनाया है, हम उसको कहेंगे मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड जैसे अपन एक्वेरियम बनाते हैं ना, उस एक्वेरियम में लेकिन प्लांट्स और सब कुछ डालेंगे, प्लांट्स भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे, वो एक्वेरियम मैन ने मेड किया। अब उसके बाद नेचुरल इकोसिस्टम को फिर फर्दर टू पार्ट्स में बांटते हैं। नेचुरल एक तो होगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक होगा एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब स्थल पर पाया जाने वाला इकोसिस्टम, और टेरेस्ट्रियल में आपको सारा ये डेजर्ट इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ये टेरेस्ट्रियल हो जाएगा। और सेकंड है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी जो जल में है। जल में भी अब दो प्रकार का हो गया, एक तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो गया, एक मैराइन इकोसिस्टम हो गया। फ्रेश वाटर का एक अपना सिस्टम है, फ्रेश वाटर में वहां पे भी फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, जियोप्लैंक्टन्स होंगे, फिर उसके बाद प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स आपकी उसकी लाइन बनाएंगे ना, उसमें बता देंगे आपको क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके हो गया इकोसिस्टम के दो काइंड्स हो गए, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में हो गया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक में दो प्रकार का होगा, फ्रेश वाटर और मैराइन। अब उसमें भी लैंटिक और लोटिक। लैंटिक मतलब बहता हुआ, लैंटिक मतलब स्थिर और लोटिक मतलब बहता हुआ होते हैं ना। हाँ। एक तो नदी बहती हुई है, एक तालाब ठहरा हुआ है, तो उन दोनों के सिस्टम अलग अलग है। आगे समझ में? अब उसके बाद है नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इस स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं कि कोई भी इकोसिस्टम जो होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। ठीक है, दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक उसका बायोटिक कंपोनेंट और एक अबायोटिक कंपोनेंट। कौन से होंगे? बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक को हम फिर दो भागों में बांटते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं या जो स्वयंपोषी हैं। तो इसकी दो बात होगी कि हम इकोसिस्टम को के दो जो बेसिक कंपाउंड्स जो हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, इसके दो प्रकार के हो गए, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटो को हम कहेंगे जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स सारे ग्रीन, उनको प्रोड्यूसर्स कहेंगे। इनको प्रोड्यूसर्स क्यों कहा है? क्योंकि उनमें सारे संसार भर के लिए, हम सबके लिए, हम सब हिटोट्रॉप्स हैं। हम लोगों के लिए खाना कौन बनाएगा? हम सब भोजन के लिए डिपेंडेंट होते हैं, केवल कार्निवोर्स को छोड़ के। कार्निवोर्स भी आपके हर्बीवोर्स पर डिपेंडेंट है, हर्बीवोर खाएगा तो ग्रीन ही प्लांट। तो पूरा संसार का जो है भोजन के लिए सारा संसार हम लोगों की तो है ही कि हम लोग रोटी पर डिपेंडेंट। और रोटी क्या है? प्लांट्स। गेहूं बनेगी प्लांट से, और तो प्लांट्स क्या है? प्रोड्यूसर्स। आगे समझ में? तो ये आ गया ऑटोट्रॉपिक, प्रोड्यूसर्स
हेटेरोट्रॉप्स को बोलेंगे। हेटेरोट्रॉप्स को हो गया जो प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड होते हैं, जो स्वयं खाना नहीं बनाते, परपोषी, उनको हम कंज्यूमर्स भी कहते हैं। कंज्यूमर्स में होंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो इसमें आप प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा होगा? प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा? खरगोश, हिरण, ये सब क्या है जो सीधा ग्रीन प्लांट को लेंगे। अब इस खरगोश और हिरण को खाने वाला सेकेंडरी कौन होगा? मांसाहारी जो होंगे वो कौन होगा? वो बड़ा जानवर होगा इनसे, ठीक है। और जो टर्शियरी कंज्यूमर होगा वो सबसे बड़ा होगा, उससे वो कुछ पोर्शन ले लेगा उसका और फिर उसमें से वो आगे ट्रांसफर कर देगा। तो ये आते हैं ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप। जैसे आपके इसमें भी दे रखा है कि प्रोड्यूसर्स जो है वो क्या है? प्रोड्यूसर्स तो ग्रीन प्लांट हो गए, प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट हो गए, और ये हो गए पोषण के आधार पर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गई, जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी थी उसको केमिकल एनर्जी में, केमिकल फॉर्म में यानी ऊर्जा मिलेगी एटीपी फॉर्म, एटीपी के रूप में मिलती है ना, उसको हो गया। दूसरा आता है कंज्यूमर्स में प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए, जिसमें से बकरी, गाय, हिरण, खरगोश, ये सब जो ग्रीन प्लांट घास खाते हैं, ठीक है। और टर्शियरी जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होंगे, जो सारे कार्निवोर्स होते हैं, इनमें से आपके लोमड़ी है, डॉग है, फ्रॉग है, ये सब क्या होंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर, जो डिपेंड करते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। और टर्शियरी कंज्यूमर्स जो होंगे जो सेकेंडरी को खा रहे हैं, उनमें से आपके शेर, बाघ, चीता, ये सब होंगे। और अब उसके बाद डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या है? डिकम्पोजर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? जो इनकी डेथ से जितने भी कंज्यूमर्स खत्म हो गए, उनका डिकम्पोजिशन करने का काम करते हैं। और ये मिट्टी में मिलने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर्स हैं, जो क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, जो दिख रहा है वही बड़ा बड़ा है, लेकिन जो जमीन के नीचे है, अगर वो इस चीज का काम नहीं करें, डिकम्पोजिशन नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? ये सारे एनिमल्स का डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो फिर पूरी फूड चेन खराब हो जाएगी। तो सबका होना बहुत जरूरी है। डिकम्पोजर्स क्या करेंगे? ये भी डिकम्पोजिशन करेंगे कंज्यूमर्स का, और इनके अंदर ये क्या करते हैं? ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने का काम करेंगे। और सरल पदार्थ जो होंगे वो ही इनऑर्गेनिक मैटर्स के रूप में जमीन में होंगे। फिर वो इनऑर्गेनिक मैटर का फिर साइक्लिंग होगी, ऊर्जा प्रवाह होगा, ठीक है, उसको हम बायोकेमिकल साइकिल कहेंगे। फिर अपने आते हैं सेकंड, जो आपका स्ट्रक्चर का जो सेकंड पार्ट है वो है अबायोटिक है, जो जैविक नहीं है उसको कहेंगे अजैविक, है ना। अजैविक के भी हम बोलेंगे, एक तो इनऑर्गेनिक अकार्बनिक पदार्थ हो गए, अकार्बनिक पदार्थ यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब। ऑर्गेनिक मैटर ये जो इन कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, जैसे अमीनो एसिड, जैसे CH से मिलकर अमीनो एसिड्स बने। अमीनो एसिड जो है वो एक एकलक है, एक मोनोमर है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन्स बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे, फैट बनाएंगे, वो क्या है? ऑर्गेनिक। उसके अलावा एक और अबायोटिक फैक्टर में हम पढ़ते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर का मतलब क्या होता है? क्लाइमेटिक फैक्टर में मतलब उस वहां पर लाइट कितनी आ रही है, वहां पे रेनफॉल कितना है, वहां पर प्रकाश कितनी है, वर्षा कितनी है, हवा कैसी चल रही है, ये सब उसके क्लाइमेट, ये भी तो एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेगा ना। अब इसके अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं एनवायरनमेंट, फ्लोरा, एनवायरनमेंट प्लस एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो हमारे पास हमने ऊपर प्रोड्यूसर्स में, ऑटोट्रॉप में हमने प्रोड्यूसर्स पढ़ ली, ठीक है, कंज्यूमर्स में हमने एनिमल्स पढ़ लिए, लेकिन इकोसिस्टम तो अभी अधूरा है। इकोसिस्टम में एनवायरनमेंट का होना जरूरी था। एनवायरनमेंट की रिएक्शन हो रही है किसके साथ? एनिमल्स और प्लांट्स के साथ। तो एनिमल्स, प्लांट्स तो प्रोड्यूसर्स हो गए, एनिमल्स में कंज्यूमर्स हो गए और डिकम्पोजर्स हो गए। एनवायरनमेंट कहाँ जाएगा? उसके अबायोटिक फैक्टर में, क्लाइमेटिक फैक्टर में। और वो क्लाइमेटिक फैक्टर यानी अगर कोई भी जीव किसी भी वातावरण में रह रहा है तो उस वातावरण की वर्षा, वहाँ का प्रकाश, उसका वहाँ की कितनी लाइट वहाँ पर आ रही है, कितनी सनलाइट है, प्रकाश है, आपके रेनफॉल कैसी हो रही है, हवा कैसी चल रही है, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन कैसा है, ये भी तो डिपेंड करेगा, है ना। तो इसलिए एनवायरनमेंट में का जो नेक्स्ट फैक्टर होता है वो होता है क्लाइमेट, ठीक है। तो ये हमने अभी आज पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम।
इसी के साथ साथ फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में हम अगले लेसन में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर के अंदर, कि इसी इकोसिस्टम का ही फंक्शन है फूड चेन। फूड वेब, फूड चेन का मतलब होता है कि एक जो उपभोक्ता अगर खाना खाएगा तो उसको उपभोक्ता से एनर्जी का ट्रांसफर कंज्यूमर से होगा, कंज्यूमर से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और टर्शियरी से डिकम्पोजर। तो इस प्रकार से एक चेन चलती रहती है। अगर हम किसी को भी एक को ब्रेक कर दें, एक की संख्या बढ़ जाएगी तो दूसरे की संख्या कम हो जाएगी। इसलिए एक बैलेंस होना चाहिए, एनवायरनमेंट में एक बैलेंस बना हुआ होना चाहिए जिसमें ये इजीली फूड चेन चलती रहे। तो ये एक फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम हो गया। और बहुत सारी फूड चेन मिलकर फूड वेब का निर्माण करती है। और एक होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड। ग्राफिकल, हम अगर किसी को ग्राफिक रूप से एनर्जी को, फ्लो को बताएं तो हम इकोलॉजिकल पैटर्न को बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके बाद एनर्जी फ्लो। तो आज हमने इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम क्या था, उसकी डेफिनेशन क्या है, इकोसिस्टम के काइंड्स क्या क्या थे और उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन है, उसके बारे में पढ़ा। थैंक यू।